वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 510 की लेक्चर 13 स्टडी करेंगे और फोकस होगा डेमिंग के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट थ्योरीज पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेंट्रल आइडिया है डेमिंग का सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज। सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसा मैनेजमेंट सोचने का तरीका है जो हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहिए। डेमिंग के मुताबिक अच्छी मैनेजमेंट तब बनती है जब लीडर सिर्फ ऑर्डर्स ना दे बल्कि सिस्टम, लोगों, फर्क और लर्निंग को समझे। इस सिस्टम को समझने के लिए 4 बुनियादी हिस्से याद रखना हेल्पफुल है। पहला है सिस्टम को समझना, यानी चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं। दूसरा है वेरिएशन को समझना, यानी हर रिजल्ट बिल्कुल सेम क्यों नहीं होता। तीसरा है साइकोलॉजी, यानी लोग कैसे सोचते हैं, सीखते हैं और रिएक्ट करते हैं। और चौथा है थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी हमें सही नॉलेज मिलती कैसे है और हम किसी बात को सच क्यों मानते हैं। अब थ्योरी ऑफ नॉलेज को इजी तरीके से समझते हैं। ये फिलॉसफी और मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो ये पूछता है कि नॉलेज होती क्या है, उसकी बुनियाद क्या है और हम किसी क्लेम पर भरोसा क्यों करें। यानी सिर्फ देख लेना काफी नहीं होता, समझना भी जरूरी होता है। डेमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। उनके मुताबिक थ्योरी के बगैर नॉलेज पूरी नहीं होती। सिर्फ एक्सपीरियंस यानी सिर्फ तजर्बा अपनी आप थ्योरी नहीं बनाता। तजर्बा बस ये बताता है कि क्या हुआ, लेकिन थ्योरी बताती है कि क्यों हुआ। सोचो किसी कंपनी ने एक दूसरी सक्सेसफुल कंपनी को कॉपी कर लिया। अगर उसने बस रिजल्ट देखा लेकिन पीछे की सोच और रीजन नहीं समझा तो नुकसान हो सकता है। डेमिंग कहते हैं कि सक्सेस की नकल करना बिना थ्योरी समझे डेंजरस हो सकता है। थ्योरी कॉज और इफेक्ट को समझाती है, यानी किस चीज से क्या रिजल्ट निकलता है। इसी वजह से थ्योरी प्रिडिक्शन करने में हेल्प करती है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरी सवाल करवाती है। थ्योरी को टेस्ट किया जा सकता है, वैलिडेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छी मैनेजमेंट अंदाजा या गेसवर्क पर नहीं चलती, वो सीखती है, टेस्ट करती है और समझ कर डिसीजन लेती है। इसीलिए डेमिंग कहते हैं कि मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थ्योरी सीखें और उसे अप्लाई करें। अब साइकोलॉजी की तरफ आते हैं। मैनेजमेंट में साइकोलॉजी का सिंपल मतलब है लोगों को समझना। लोग कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और किन हालात में उनका बिहेवियर चेंज होता है। डेमिंग कहते हैं कि ये समझना किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। कोई तेज सीखता है, कोई धीरे, कोई ग्रुप में अच्छा काम करता है, कोई इंडिविजुअली बेटर परफॉर्म करता है, कोई प्रेज से मोटिवेट होता है और कोई रिस्पेक्ट और ट्रस्ट से। इसलिए लीडर का काम ये नहीं कि सबको एक मशीन के पार्ट्स की तरह ट्रीट करे। लीडर का काम ये है कि वो इन डिफरेंसेस को समझे और हर शख्स की एबिलिटी और इंक्लिनेशन को बेहतर तरीके से यूज करे। डेमिंग ये भी कहते हैं कि लोगों को रिलेशनशिप्स चाहिए होती हैं, सेल्फ एस्टीम चाहिए होती है और रिस्पेक्ट चाहिए होती है। कुछ एनवायरनमेंट्स लोगों को डिग्निटी देते हैं और कुछ उनसे ये चीज़ छीन लेते हैं। और एक बहुत खूबसूरत पॉइंट ये है कि लोगों का हक है कि वो अपने काम को इंजॉय कर सकें। साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि मैनेजमेंट ऐसा हो जो लोगों की पॉजिटिव क्वालिटीज को प्रिजर्व करे, ना कि उनको क्रश कर दे। अब बात करते हैं पहले 2 बुनियादी हिस्सों की, यानी सिस्टम्स और वेरिएशन। पहले सिस्टम को समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ होता है वो अक्सर एक ही इंसान की वजह से नहीं होता। बहुत सी चीजें मिलकर रिजल्ट बनाती हैं। डिपार्टमेंट्स, रूल्स, टाइमिंग, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग और प्रोसेस सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई लीडर सिस्टम को नहीं समझता तो वो हर इवेंट को अलग इंसिडेंट समझने लगता है। उसे सिर्फ सिम्टम नजर आता है, असली कॉज नहीं। और कभी कभी एक जगह छोटी सी चेंज दूसरी जगह या बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, यानी सिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है। अब वेरिएशन समझते हैं। वेरिएशन का सिंपल मतलब है कि रिजल्ट्स में फर्क आता है। हर दिन सेम आउटपुट, सेम स्पीड, सेम क्वालिटी या सेम परफॉर्मेंस नहीं होती। इस फर्क को समझे बगैर मैनेजर कभी नॉर्मल डिफरेंस को प्रॉब्लम समझ लेगा और कभी रियल प्रॉब्लम को इग्नोर कर देगा। डेमिंग के मुताबिक वेरिएशन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें ट्रेंड समझ आते हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनती हैं और फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में बेटर प्रिडिक्शन होती है। यानी स्मार्ट मैनेजमेंट वो है जो डेटा को समझकर रिएक्ट करे, सिर्फ अंदाजी से नहीं। अब देखते हैं कि नुकसान क्या होता है जब लोग सिस्टम को नहीं समझते। पीटर शॉल्टीज ने इस पर बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उनके मुताबिक जब सिस्टम की समझ नहीं होती तो लोग इवेंट्स को बस इंडिविजुअल इंसिडेंट समझते हैं। उन्हें लगता है कि हर प्रॉब्लम किसी एक बंदे की वजह से हुई है। इस सोच का नुकसान ये होता है कि लोग सिम्टम्स देखते हैं, डीप कॉजेज नहीं।
यानी प्रॉब्लम सामने नजर आ रही होती है, लेकिन उसकी जड़ कहाँ है वो समझ नहीं आती। फिर ऑर्गेनाइजेशन गलत जगह सोल्यूशन लगाती रहती है। एक और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर सिस्टम का कनेक्शन समझ में ना आए तो एक हिस्सा चेंज करने से दूसरी जगह हैवॉक यानी उलझन और नुकसान हो सकता है। और सबसे कॉमन गलती ये है कि लोग इंडिविजुअल्स को ब्लेम कर देते हैं, जबकि उन इंडिविजुअल्स के पास सराउंडिंग इवेंट्स को कंट्रोल करने की पावर ही नहीं होती। सिंपल वर्ड्स में टेक अवे ये है कि हर प्रॉब्लम को सिर्फ पर्सन प्रॉब्लम समझना ठीक नहीं। बहुत दफा प्रॉब्लम सिस्टम की होती है। अब वेरिएशन को इग्नोर करने के नतीजे देखते हैं। जब लोग वेरिएशन नहीं समझते तो कभी वो ट्रेंड को देख ही नहीं पाते, और कभी जहां ट्रेंड होता ही नहीं वहां भी ट्रेंड समझ लेते हैं। यानी या तो ओवर रिएक्ट करते हैं या अंडर रिएक्ट। फिर उन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं या नहीं। अगर प्रोसेस की नेचुरल लिमिट्स ही समझ में ना आए तो मैनेजर ऐसी डिमांड करेगा जो प्रोसेस दे ही नहीं सकता। इससे फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी और ब्लेम गेम भी। डेमिंग के पॉइंट के मुताबिक जब वेरिएशन की समझ नहीं होती तो लोग पास्ट परफॉर्मेंस को सही तरीके से नहीं समझ पाते, और जब पास्ट को नहीं समझेंगे तो फ्यूचर का प्रिडिक्शन भी वीक होगा। इसके साथ ही एक और कंफ्यूजन होती है, प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग और गेसवर्क का फर्क। हर अंदाजा साइंटिफिक प्रिडिक्शन नहीं होता। और फिर क्रेडिट और ब्लेम का मसला आता है। कभी किसी को हीरो बना दिया जाता है, कभी किसी को विलन, जबकि असल में वो बस लकी या अनलकी होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर रिजल्ट को सिर्फ एफर्ट, एरर या सैबोटाज से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कभी सिस्टम और वेरिएशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन होते हैं। इसी वजह से फैक्ट और ओपिनियन का फर्क समझना भी मुश्किल हो जाता है। अब साइकोलॉजी को इग्नोर करने का इफेक्ट समझते हैं। जब मैनेजर साइकोलॉजी नहीं समझते तो उन्हें मोटिवेशन समझ नहीं आती। फिर वो कैरेट्स एंड स्टिक्स जैसी चीजें यूज करते हैं, यानी रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिंपल फॉर्मूला। लेकिन नोट्स के मुताबिक इस तरह की इंड्यूस्ड मोटिवेशन पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देती, बल्कि रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। फिर चेंज का प्रोसेस भी समझ नहीं आता। लोग रेजिस्टेंस क्यों दिखाते हैं ये समझे बगैर मैनेजर जबरदस्ती या पैटर्नलिस्टिक अप्रोच यूज करने लगता है। इससे सिनिसिज्म, डीमोरलाइजेशन, डीमोटिवेशन, गिल्ट, रिजेंटमेंट, बर्नआउट और टर्नओवर तक पैदा हो सकता है। यानी लोग इमोशनली थक जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब थ्योरी ऑफ नॉलेज को इग्नोर करने का रिजल्ट देखिए। अगर लोग ये ना समझें कि लर्निंग और इम्प्रूवमेंट कैसे प्लान होती है तो वो बिजी तो बहुत रहेंगे, लेकिन एक्चुअल इम्प्रूवमेंट कम होगी। उन्हें चेंज और इम्प्रूवमेंट का फर्क भी समझ नहीं आएगा। हर चेंज इम्प्रूवमेंट नहीं होती। और सबसे सिंपल नतीजा ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चाहे एफर्ट कितनी भी सिंसियर हो। यानी मेहनत होना काफी नहीं, सही सोच भी होनी चाहिए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात नोट करनी चाहिए। नोट्स के मुताबिक डेमिंग के सिस्टम का हर हिस्सा बिल्कुल नया नहीं था। कॉमन और स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन का कॉन्सेप्ट पहले वॉल्टर शीवार्ट ने डेवलप किया था। बिहेवियरल थ्योरीज पहले से मौजूद थी। सिस्टम्स थ्योरी भी पहले रिफाइन हो चुकी थी। और थ्योरी, ऑब्जर्वेशन और प्रिडिक्शन का रिलेशन भी साइंस में पुराना था। तो फिर डेमिंग की खास कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी? उनका कमाल ये था कि उन्होंने इन अलग अलग आइडियाज को जोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि सिस्टम, वेरिएशन, साइकोलॉजी और नॉलेज एक दूसरे से अलग नहीं है। ये मिलकर मैनेजमेंट की एक कंप्लीट थ्योरी बनाते हैं। इसी बुनियाद पर डेमिंग ने मैनेजमेंट के लिए एक फिलॉसफी दी और फिर उसी फिलॉसफी को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए 14 पॉइंट्स दिए। ये 14 पॉइंट्स असल में मैनेजर के लिए गाइडेंस हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म सोच से निकलकर लॉन्ग टर्म क्वालिटी और इंप्रूवमेंट की तरफ जा सके। अब 14 पॉइंट्स को इजी ग्रुप्स में समझते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स फाउंडेशन बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि कंपनी के एम्स और पर्पसेस क्लियर हों और सब एम्प्लॉइज तक पहुंचे। सिर्फ स्टेटमेंट लिख देना काफी नहीं, मैनेजमेंट को अपनी कमिटमेंट बार बार दिखानी भी होती है। दूसरा पॉइंट है न्यू फिलॉसफी सीखना। ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लिए नहीं, बल्कि एवरीबडी के लिए है। डेमिंग के मुताबिक पुरानी मैनेजमेंट स्टाइल नंबर्स, कोटाज और मिसट्रस्ट पर ज्यादा चलती रही। नई सोच कस्टमर ड्रिवन है, कोऑपरेशन पर बेस्ड है और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को इंपॉर्टेंस देती है। तीसरा पॉइंट इंस्पेक्शन की पर्पस को समझने का है। रूटीन इंस्पेक्शन डिफेक्ट्स को पकड़ तो लेती है, लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज नहीं करती। अगर वर्कर्स ये सोच लें कि कोई और बाद में मिस्टेक पकड़ लेगा तो क्वालिटी वीक हो जाती है। इसलिए इंस्पेक्शन को फाइनल रेस्क्यू की जगह इंप्रूवमेंट के टूल की तरह देखना चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है कि बिजनेस सिर्फ लोएस्ट प्राइस पर अवॉर्ड ना करो।
5वां पॉइंट कहता है प्रोडक्शन और सर्विस सिस्टम को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करो। 6ठा पॉइंट ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करने की बात करता है। और 7वां पॉइंट लीडरशिप को सिखाने और इंस्टीट्यूट करने पर जोर देता है। यानी सिर्फ बॉस बनना काफी नहीं, लीडर बनना जरूरी है। अब बाकी पॉइंट्स देखते हैं। 8वां पॉइंट है फियर को ड्राइव आउट करना, ट्रस्ट क्रिएट करना और इनोवेशन का क्लाइमेट बनाना। जब लोग डरे हुए हों तो वो सच नहीं बोलते, सीखते नहीं और नए आइडियाज शेयर नहीं करते। क्वालिटी के लिए सेफ एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है। 9वां पॉइंट कहता है कि टीम्स, ग्रुप्स और स्टाफ एरियाज के एफर्ट्स को कंपनी के एम्स की तरफ ऑप्टिमाइज करो। 10वां पॉइंट वर्कफोर्स के लिए एम्प्टी स्लोगन्स और एग्जॉर्टेशंस खत्म करने की बात करता है। 11वां पॉइंट न्यूमेरिकल कोटाज और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को हटाकर प्रोसेस कैपेबिलिटी और इंप्रूवमेंट पर फोकस करने को कहता है। 12वां पॉइंट है बैरियर्स को रिमूव करना जो लोगों से प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप छीन लेते हैं। 13वां पॉइंट एजुकेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट को इनकरेज करता है। और 14वां यानी फाइनल पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्शन लेने की बात करता है, यानी सिर्फ बात नहीं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। अब नोट्स में पहले 3 पॉइंट्स की थोड़ी और डिटेल भी दी गई है। पहला पॉइंट मैनेजमेंट कमिटमेंट कहता है कि बिजनेस का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, असल पर्पस कस्टमर्स और एम्प्लॉइज की सर्विस होना चाहिए। इसके लिए लॉन्ग टर्म व्यू, इनोवेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इसीलिए क्लियर मिशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट लर्न द न्यू फिलॉसफी, ये समझाता है कि पुरानी मेथड्स फियर, एंजाइटी और मिसट्रस्ट क्रिएट करते हैं। सिर्फ डिफेक्ट्स कम करना इनफ नहीं, ग्लोबल कंपटीशन में सक्सेस के लिए कस्टमर ड्रिवन अप्रोच चाहिए और लीबर और मैनेजमेंट के दरमियान म्यूचुअल कोऑपरेशन चाहिए। इस प्रोसेस का एंड नहीं होता, इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअस होती है। तीसरा पॉइंट अंडरस्टैंड इंस्पेक्शन एक बहुत प्रैक्टिकल बात करता है। अगर क्वालिटी को सिर्फ इंस्पेक्शन के हवाले कर दिया जाए तो कॉस्ट बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। वर्कर्स को अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मैनेजर्स को वेरिएशन को समझना चाहिए और उसकी कॉजेज कम करनी चाहिए। तब इंस्पेक्शन एक लर्निंग टूल बनेगी, सिर्फ डिफेक्ट पकड़ने वाली एक्टिविटी नहीं। आज के लेक्चर का सिंपल समरी ये है कि डेमिंग हमें सिखाते हैं कि क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं, सोच की बात है। सिस्टम को समझो, वेरिएशन को समझो, लोगों को समझो और नॉलेज को थ्योरी के साथ समझो। फिर मैनेजमेंट की 14 पॉइंट्स को प्रैक्टिस में लाओ, इसी से रियल इंप्रूवमेंट आती है।